जहां जुल्म हो वहां मजलूम की आवाज बना जाए। We want to increase our exports through those investments. इतनी टफ फाइट हुई हमारी, बहुत अच्छी फाइट रही। इंक्वायरी अपनी जगह होती रहेगी, हम हर चीज के ऊपर अपनी सर्विस तो रखते हैं। जहाँ जा रहे हैं वो डॉक्टर भी है, डॉक्टर में शौकिया डॉक्टर तो नहीं हो, प्लीज ये चेक कर ले, डॉक्टर है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे, सुबह खैर। और आज की अच्छी बात जो आपके साथ शेयर करनी है, मंगल का रोज़ है और मौसम भी कदरे मुनासिब है पूरे मुल्क में ही, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं कि सिचुएशन कुछ वर्स्ट हो रही है कि वहाँ पे बारिशें, लैंड स्लाइडिंग हो रही है और आज भी कहा जा रहा है वहाँ पर बारिश का इम्कान है। अल्लाह ताला वहाँ पर रहम करे वहाँ पर, क्योंकि आपको पता है जो मकानात मौजूद हैं उनकी दीवारें भी पक्की नहीं हैं और वहाँ को प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। इस पर भी आज हम शो में बात करेंगे। तो आज का शो का आगाज़ हम करेंगे अच्छी बात के साथ, और अच्छी बात कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने बनी नूए इंसान को वाज़ेह हुक्म दिया है कि जालिमों की बस्ती में मजलूमों का साथ दो। अब चाहे वो मजलूम आपके रंगो नस्ल का हो या नहीं, बल्कि लाजमी है कि जहाँ जुल्म हो वहाँ मजलूम की आवाज़ बना जाए। आप कहीं भी बैठे हों, किसी जगह पर भी हों, आवाज़ तो बना जा सकता है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अपना प्रोटेस्ट आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि हर तरह की वीडियोस जो कि शेयर की जाती हैं, कहीं भी जुल्म हो रहा हो लोग उस पर आवाज़ उठाते हैं, उसको शेयर करते हैं और बताया जाता है। और बाज़ वक़्त ये भी होता है कि सख्ती से एक्शन भी फौरी तौर पर ले लिया जाता है। तो ये सोशल मीडिया की ताकत भी है। तो हमें मजलूम की आवाज़ बनना है और जालिम के खिलाफ आवाज़ उठानी, अपनी कैपेसिटी में जो हो सकता है वो हमें करना है। ये आज की अच्छी बात में मैसेज है। अब हम शामिल करेंगे बड़ी खबर। स्टॉक मार्केट मुआशी इस्तेहकाम की नवीद सुना रही है। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 70,000 पॉइंट से भी ऊपर चला गया। सऊदी वफ्द के दौरे से 7 अरब की सरमायाकारी मजीद कितनी बेहतरी लाएगी, ये आज के शो में हम जानेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मईशत में बेहतरी ला रहे हैं, लेकिन इसके समरात अवाम तक नहीं पहुँचा पा रहे। पेट्रोल मजीद महंगा, वज़ीर आज़म की बिजली की कीमतों में कमी के रास्ते खोजने की हिदायत, लेकिन IMF प्रोग्राम में रहते हुए क्या ये मुमकिन है? खैबर पख्तूनख्वा में 4 रोज़ बारिश के बाद तबाही, 21 अफराद जान से गए। लैंड स्लाइडिंग के बायस पेशतर रास्ते बंद, घूमने गए सयाह फंस गए। बलोचिस्तान में भी हालात अच्छे नहीं। कराची में कल से बारिशें शुरू होंगी। और स्क्वाश की दुनिया में धूम मचाने वाली 3 बहनें महविश, महनूर और सहरिश अली ने एक बार फिर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्क्वाश में कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली बहनें आज होंगी दुनिया बोल है की मेहमान। ये सारी खबरें हैं, अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। एक तो पेट्रोल की प्राइसेस जो कि बढ़ रही हैं, इस पर भी लाजमी तौर पर बात होगी कि समरात तो आवाम तक पहुंच नहीं रहे हैं, मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन जब तक कि गरीब आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा, नंबर गेम कैसा भी हो, 100 इंडेक्स कहीं भी जा रहा हो, फ़ायदा नहीं है ना। गरीब बंदा जो कि सरमायाकारी भी नहीं कर सकता, उसके लिए तो ज़ाहिर है जब तक पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, खाने पीने की चीज़ें सस्ती नहीं होंगी, उस तक रिलीफ नहीं पहुंचेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम इस पर एक्सपर्ट जो हमारे साथ होंगे उनसे जानेंगे कि आखिर ये रिलीफ हम तक कब पहुंचेगा, गरीब आदमी तक कब पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि बारिश अल्लाह की रहमत है, लेकिन हमारे यहाँ नाक़िस निज़ाम और इंतज़ामिया की नाअहली इस रहमत को ज़हमत बना देती है। पहाड़ी इलाकों में बरसाती नाले ब्लॉक पड़े, इन बड़े बड़े बरसाती नालों पर तजावुज़ात की भरमार है, नतीजे में लैंड स्लाइडिंग मामूल है। इसी तरह ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में हुकूमत की कोई ग्रांट नहीं है। मकानात 75 साल बाद भी कच्चे के कच्चे हैं, जिनकी दीवारें गिर जाती हैं। KP में बारिश से 21 अफराद की जान चली गई है। टांक में गाड़ी रेले में बह गई, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। इसी तरह सवात, बहरीन, कालाम में लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद हैं और इन इलाकों में बारिश का एक नया सिलसिला आज से दोबारा शुरू होने का इम्कान है। इसलिए हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला अपना रहम करे। दूसरी जानिब अगर बलोचिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पर भी 3 दिनों में अच्छी बारिश हुई है। बलोचिस्तान के नशेबी इलाके ज़ेरे आब हैं, वहाँ भी नाक़िस निज़ाम ने 2 अफराद की जान ली है। और PDMA जो है उसके स्पोक्स पर्सन जिनसे हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें बताएंगे कि इंतज़ामात क्या हैं और क्यों इस हवाले से पहले से प्रेपरेशन नहीं की गई थी। अब तक के मजमूई जो डैमेज की सूरत हाल है वो भी उनसे जानेंगे। और अब चूँकि हम देख रहे हैं कि एक नया स्पेल भी आ रहा है, तो क्या इस हवाले से तैयारी की जा रही है, की गई है,
ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तर्जुमान PDMA KP अनवर शहजाद साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमें सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे। वाकई बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि हम हर साल देखते हैं सैलाब आए तो तबाही, बारिशें ज़्यादा हो जाएं तो तबाही। पता नहीं क्यों हम पहले से प्रिपेयर नहीं होते। PDMA मौजूद है लेकिन मैनेजमेंट कुछ उस तरह से नज़र नहीं आती जो कि होनी चाहिए। शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अनवर साहब कहिएगा, अभी चूंकि बारिशें ज़ाहिर है एक नया स्पेल आज से शुरू हो रहा है, तो पहले से क्या तैयारी की गई है कि डैमेज एटलीस्ट कम हो? बिल्कुल जी, PDMA की जानिब से तैयारी तो कंप्लीट की गई है, क्योंकि पहले से जो है इसका मरासला जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं उनके साथ शेयर कर दिया गया था। तो जिस तरह ही महकमा मौसमियात मौसम के बारे में कोई प्रेस रिलीज जारी करती है तो उसके ऊपर PDMA का सबसे पहले इनिशिएटिव ये होता है कि जनरल पब्लिक और उसके साथ साथ जितने भी मुतल्लिका इदारे या ज़िली इंतजामिया हैं उनको बखबर रखा जाए। अभी जिस तरह बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है तो इन बारिशों में डैमेजेस तो बिल्कुल हुए हैं, जिसमें जानी और माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इसी तरह जो है कल भी महकमा मौसमियात की जानिब से एक मरासला जारी किया गया था, जिसमें कल से जो है बारिशों का एक दूसरा सिलसिला भी जो है शुरू होने वाला है, जो कि 21 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसके ऊपर जो है PDMA ने दोबारा मरासला करके पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट कर दिया है और जितने भी दस्तयाब वसाइल हैं उनको बिल्कुल अलर्ट किया गया है, ताकि इस तरह की कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो क्या वजह है कि महकमा मौसमियात का मरासला तो आ जाता है लेकिन पता नहीं क्यों हम ये देखते हैं कभी कोई ग्रांट ऐसी मंजूर नहीं हुई जिससे प्रॉपरली नालों की ब्लॉकेज को ख़त्म किया जाए, सफाई करवाई जाए। वो गरीब लोग जिनके घर खस्ता हाली का शिकार है और साफ पता चलता है कि बारिश हुई तो इनकी छतें गिर सकती हैं, 21 लोग जान से चले गए हैं, कोई तैयारी नहीं होती। इस हवाले से क्या कोई तरजीही बुनियादों पर नहीं देखा जा रहा इन चीज़ों को? नहीं, इस तरह है कि PDMA जो है एक कंटीजेंसी प्लान के मुताबिक चलता है। जिस तरह कमिंग मानसून आने वाला है तो उसके ऊपर एक कंटीजेंसी प्लान बनाया जाता है। उस कंटीजेंसी प्लान के ऊपर जो है तमाम मुतल्लिका इदारे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी हमारे साथ मिलकर इदारे काम करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, उनको हम साथ लेकर चलते हैं। इस तरह जितनी डिफिशिएंसी होती है, जहां पर हमारी मेरे कहने का मकसद ये है कि जाहिर है आप लोग को तो डिजास्टर मैनेजमेंट आपका काम है ना, लेकिन आप लोग एटलीस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। जाहिर है जब ये सब बिगाड़ एक पैदा होता है, तबाही आती है किसी भी कुदरती आफत की वजह से, तो आप लोग तो ऑन ग्राउंड देख रहे होते हैं कि भाई यहाँ ये चीज़ें ख़राब हैं, ये बंद हैं, तो हम एटलीस्ट एक सजेशन दें कि भाई आप इदारे हम लोगों के साथ मिलकर काम करें और इनको ठीक करवाया जाए ताकि डैमेज कम हो। बिल्कुल इसी तरह ही होता तो इसी तरह ही है, क्योंकि जितने भी ये हमारे पास डेफिशिएंसीज होती हैं उनको हम मद्देनजर रखते हुए अपना कंटीजेंसी प्लान तरतीब देते हैं। उस कंटीजेंसी प्लान के ऊपर हम चलते हुए जितनी भी हमारी डेफिशिएंसीज होती हैं उनको हम कमिंग जितनी भी कोई नाखुशगवार वाक़या आने से पहले जो है वही फौरी इक़दाम कर देते हैं। PDMA की जो अपनी पॉलिसी होती है वो सिर्फ मानसून तक महदूद नहीं होती, क्योंकि हम इसके ऊपर कंटीजेंसी प्लान जो है विंटर में भी क्रिएट करते हैं और इस तरह जो है हमारे जो है मानसून में भी कंटीजेंसी प्लान होता है। तो जिस तरह आप कह रही है कि जितनी आबादी कच्ची आबादी हैं या जो है रिवर बैंक के साथ जितनी आबादियां होती हैं उनको हम बिल्कुल अलर्ट भी करते हैं, उनके ऊपर बिल्कुल हमारा इनिशिएटिव भी होता है। लेकिन ज़्यादातर इस तरह आबादियां होती हैं कि वो बिल्कुल पहाड़ों के नीचे जो है आबाद होती हैं, तो उनको जो है वहाँ से जो है टाइमली इवैक्यूएट करने के लिए जो है हम इनिशिएटिव लेते हैं। तो PDMA के जो इक़दाम होते हैं वो टाइमली होते हैं। ठीक है। अच्छा अनवर साहब, अभी आप कह रहे हैं कि टाइमली आप लोगों के इक़दाम होते हैं, रास्ते खोलने के लिए अभी क्या एफर्ट्स हो रही हैं, क्या इंतज़ाम है? जो वहाँ पर टूरिस्ट मौजूद थे उनको निकालने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरह बारिशें हुई हैं, बारिशों में जो है चतराल लोअर जो है वहाँ पर ज़्यादातर जो है सड़कें लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद हो गई थी। तो हमारा जितनी मुतल्लिका इदारे से ज़िली इंतजामिया थी, जिस तरह नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ थी, तो उनके साथ हमारा बाकायदा राब्ता था, उनको हिदायत जारी कर दी जाती थी, जितने भी दस्तयाब वसाइल होते थे वो प्रोवाइड कर दिए जाते थे। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है तमाम रास्ते जो हैं वो खोल दिए गए हैं, तमाम जो सड़कें हैं वो ट्रैफिक के लिए बहाल हैं। अच्छा, अभी जो आज दूसरा स्पेल आ रहा है, ये इस हवाले से महकमा मौसमियात का आपने बताया कि मरासला आ चुका है, तो ये स्पेल को देखते हुए अभी नालों की सफाई तो ज़ाहिर एकदम पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ जो ब्लॉकेज हो रही है जिसकी वजह से लोगों की गाड़ियाँ बह रही हैं, ज़ाहिर है सड़कों पर पानी होगा, तो उस पर आप लोग क्या कर रहे हैं?
अभी जो सूरत हाल है वो नॉर्मल है, कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है जहाँ पर जो है पानी रुका हुआ हो या जो है जिसमें गाड़ियां बह जाने की या कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या पेश आने का जो खदशा हो। अभी जो है सूरत हाल नॉर्मल है। फिर भी मरासले के मुताबिक, मरासले की रोशनी में जो है हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी दस्तयाब वसाइल हैं, जितने भी हमारे मुतल्लिका इदारे हैं, उन सबको हमने अलर्ट किया हुआ है। तमाम हॉस्पिटल्स की सिचुएशन क्या है? बिल्कुल अलर्ट है हॉस्पिटल्स की। जी अनवर साहब, हॉस्पिटल्स में क्या सिचुएशन है? डॉक्टर्स को अलर्ट रखा गया है? जितनी भी छुट्टियां थी वो मनसूख कर दी गई हैं। तमाम जो है स्टाफ वहाँ पर अवेलेबल है। तमाम अद्वियात जो हैं वहाँ पर हमने उनकी अवेलेबिलिटी जो है इंश्योर कर दी है। तो वहाँ पर भी अमला जो है वो बिल्कुल अलर्ट है। अच्छा, अमला अलर्ट है। अच्छा, मुझे ये बताएगा क्या कुछ ऐसे मकानात या कुछ ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जो कि एक तो पहाड़ों के नीचे हों, नशेबी हों और वहाँ से लोगों को निकाला गया हो कि आप कहीं और मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि अभी दूसरा स्पेल भी है और जाहिर है रास्ते बंद भी हुए, वो शुक्र है खुल गए, लेकिन बारिश अगर मजीद के दूसरा स्पेल तेज स्ट्रांग होता है तो उनको निकालना भी तो ज़रूरी होगा। बिल्कुल, जिस तरह पिछला स्पेल गुजरा है, पिछले स्पेल की वजह से जो नदी नालों में जो पानी का बहाव था वो कल तक जो था बहुत हाई लेवल का था। तो अभी जो है बारिश रुकी हुई है, तो उसकी वजह से जो है बारिश का पानी जो है वो नॉर्मल सिचुएशन में है। इस तरह जो अगर खुदा न खास्ता दोबारा बारिश तेज होती है और इस तरह की नदी नालों में तो यानी क्या सूरत हाल सामने आती है, तो उसके लिए जो है पूरी तरह से इक़दाम किए जा चुके हैं। जितनी भी आबादी है जो रिवर बैंक के पास साथ आबाद है या जो है पहाड़ों के नीचे है, तो उनको सबको वहाँ से हमने इवोकुएट कर दिया है। पीडीएम के जो है अपने कैंप्स होते हैं जहाँ पर जो है इन तमाम मुतासरीन को जो है रखा जाता है। तमाम जो सहूलियात होती हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया होती हैं, वो तमाम की तमाम उनको मुहैया कर दी जाती हैं। बहुत शुक्रिया अनवर शहजाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने सराय के इंतजाम किया। और ऐसे में शहरियों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। जो मौसम की ख़राबी है तो बेहतर ये है कि बगैर किसी वजह के घरों से निकलने से गुरेज किया जाए ताकि प्रॉब्लम जितनी कम हो उतना बेहतर है। अभी नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर भी और एक बुरी खबर भी है, तो आप बताएं पहले अच्छी खबर बताऊं या बुरी खबर बताऊं? आप नहीं बता सकते, मैं ही बता देती हूँ। बुरी खबर पहले बता देती हूँ क्योंकि ताकि अच्छी खबर सुन के फिर आपका मूड कुछ बेहतर हो जाए। बुरी खबर ये है कि आलमी मालियाती इदारा टस से मस नहीं हो रहा और उसकी शराइत मान लेने की सूरत में पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आने वाला है, क्योंकि कल IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जियो ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान को अभी भी बहुत से मसाइल हल करने और टैक्स निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाना है। अब आ जाते हैं जी अच्छी खबर की तरफ। अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तानी मईशत में आज का दिन नेक शगुन साबित हुआ है। बरादर मुल्क सऊदी अरब ने हमसे ताल्लुकात के नए बाब का कल आगाज़ किया है और पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं। तकरीबन $7 अरब की उन्होंने आमादगी जाहिर की है। जबकि ये भी आपको बता दें कि सऊदी वफ़द सरमायाकारी के अगले मराहिल और अमल दरामद के उमूर पर मुशावरत करेगा। सऊदी अरब की ज़राअत, तिजारत, तवानाई, मादनियात, IT और ट्रांसपोर्ट में दिलचस्पी है। रेकोटेक मनसूबे में भी सऊदी सरमायाकारी के उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जो सऊदी सरमायाकारी तकरीबन 7.5 अरब की बताया जा रहा है और इसमें सारे शोबे तकरीबन ज़ेरे गौर आ रहे हैं, एक आम पाकिस्तानी को खुश होने की ज़रूरत है या फिर ये बातें भी फ़िलहाल मुआहदे या फिर अभी स्टार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट है? एज सच हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है, रिलीफ मिलते मिलते वक्त लगेगा। आई थिंक सर्टनली एक इसको रमक ज़रूर सोचना चाहिए कि आपने इंगेज किया है विद द वर्ल्ड और आपने पहली दफ़ा ये कोशिश की है कि आप कह रहे हैं कि हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि सिर्फ डेट ही नहीं जमा कर रहे, चाहे वो मल्टीलैटरल से हो या फ्रेंड से हो या फ्रेंडली कंट्री से हो, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि लेट्स इन्वेस्ट इन पाकिस्तान और यहाँ पे कुछ मौके ज़रूर ऐसे हैं जो आपको इंटरेस्ट करेंगे। वो मौके क्या हैं? हमारे पास माइंस एंड मिनरल्स की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई शक नहीं है और वो बिल्कुल अनटैप्ड है। हमारे पास एग्रीकल्चर को बढ़ाने की, कॉर्पोरेट फार्मिंग की,
कॉर्पोरेट फार्मिंग से प्रोडक्टिविटी यानी कि पैदावारी सलाहियत है, हमारे पास ज़मीन अवेलेबल है, सो हम सऊदी अरेबिया की जो फूड सिक्योरिटी है उसमें मदद कर सकते हैं। आईटी और आईटीईएस की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि ग्रेजुएट्स हैं, अब शायद बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, बहुत बड़ी उस लेवल की क्वालिटी नहीं है, बट ऑफ कोर्स वी कैन बिल्ड टुवर्ड्स दैट। इसी तरह डिफेंस प्रोडक्शन में कुछ ऐसे मौके हैं जो हम अपनी चीज़ें बाहर बेच सकते हैं। सो यू नो, हैविंग सेड ऑल दिस, सऊदीया ने हमें एक $3 अरब का डिपॉजिट दिया हुआ है, जो बढ़ा के वो शायद $5 अरब कर देंगे। ये पहली एंगेजमेंट है जो उनसे हुई है। लेट्स होप कि हम इसको अमली जामा पहनाएं। नंबर 2, मुझे ज़ाती तौर पर जो अच्छा महसूस हुआ इस खबर को सुनने के बाद, क्योंकि सऊदीया इस वक्त मुआशी तौर पर बहुत आगे जा रहा है। उनका विजन 2030 जो प्रोग्राम है वो बड़ा आउट क्लास है। तो हम लोगों को इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह की सरमायाकारी, इस तरह की कोलैबोरेशन से मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगी, जाहिर है हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन ये जो सरमायाकारी है ये बेहतरी लाएगी कितनी, ये आप बताएंगे। देखिए, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जब सरमायाकारी आती है और उन सेक्टर्स में आती है जिनको वक्त लगता है, माइंस एंड मिनरल्स को तो बहुत वक्त लगेगा, उसके कोई इमीडिएट जिसे आप कहेंगे बेनिफिट्स जो हैं टू द पीपल यही हो सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुरू हो जाए बलूचिस्तान में अगर हम माइंस एंड मिनरल्स की माइनिंग शुरू करते हैं। नंबर 2, ऑन द एग्रीकल्चर साइड तो आई थिंक ज़्यादा जल्दी बेनिफिट्स आ सकते हैं। कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी, लोकल लोग एम्प्लॉय होंगे, लोकल ज़मीनें जाएंगी, पैदावार बढ़ेगी मुल्क में भी। जो फॉर एग्जांपल इस दफ़ा वीट जो है वो बहुत अच्छी आ रही है, सो हम होप कर रहे हैं कि इस वीट की अच्छी सप्लाई से और डिमांड को मीट करने से जो कीमतें हैं रेंट की तरफ देखेंगे। सो ये एक दूसरी चीज़ है जिसका आपको बेनिफिट होगा। तीसरी चीज़ ऑफ कोर्स, जैसे मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट टू पुट पाकिस्तान ऑन द मैप एंड से कि वी वांट people to come and invest in Pakistan, we want to increase our exports through those investments। ये जो दोनों एरियाज हैं आईटी और एग्रीकल्चर के, ये दोनों भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं। माइंस एंड मिनरल्स जो है वो इन द लॉन्ग रन एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एरिया है। ये इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान का जो बैरूनी खसारा है उसको मदद करता है। देखिए, अगर पाकिस्तान का मैक्रो ठीक होना शुरू हो जाएगा, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो गैप है, ट्रेड गैप कम होता है, तो रुपए को तकवीयत मिलेगी, पाकिस्तानियों के लिए नौकरियां क्रिएट होंगी जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आगे चलकर भी, फिलहाल तो आपने बोला कि इनिशियली जॉब्स क्रिएट होंगी, फिर आगे बेहतरी आते आते थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन इससे पहले मैंने, जैसे कि आपने सुना होगा, एक बुरी खबर भी शेयर की जिसमें हमने देखा है कि IMF की तरफ से कहा जा रहा है कि जी आपको टैक्स निज़ाम में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। फिर महंगाई का एक नया तूफ़ान जिसकी बातें हो रही हैं, पेट्रोल की प्राइसेस में ऑलरेडी इजाफा हो चुका है। तो यह में ये आगे मज़ीद कितना तूफ़ान लेकर आएगा, कुछ इस हवाले से हमें आप इंटीमेट कर दें कि भाई आप ज़हनी तौर पर प्रिपेयर हो जाओ। देखिए, फ़ंड के साथ जो इंगेजमेंट है वो रखना इस वक्त पाकिस्तान की एक नेसेसिटी है। पाकिस्तान 24वां IMF का जो प्रोग्राम है उसकी इंगेजमेंट के लिए आगे बढ़ रहा है। ये कोई अच्छी चीज़ कतई तौर पे नहीं है। पाकिस्तान एक ICU के डॉक्टर के पास 24th टाइम जा रहा है। मतलब ये तो दिल दहला देने वाली बात हुई ना कि मेरे वालिद 93 इयर्स के हैं, वो ज़िंदगी में एक दफ़ा ICU गए हैं। ही हैज़ रियली मेंटेन्ड हिज हेल्थ वेल। तो पाकिस्तान की इकॉनमी की हेल्थ हमने मेंटेन नहीं की, ना बैरूनी खसारा ठीक कर पाते हैं, ना अंदरूनी मालियाती खसारा ठीक कर पाते हैं, ना एनर्जी के लॉसेस को संभाल पाते हैं, ना PIA को बेच पाते हैं। तो खुद सोचिए ना कि हमने किया क्या है अपने मुल्क के साथ। तो फिर ICU के डॉक्टर के पास जाएंगे, ICU की इकॉनमी है, दोस्त आपके पैसे देने को तैयार नहीं है, मल्टीलैटरल्स पैसे देने को तैयार नहीं है, फाइनेंसिंग गैप 24-25 अरब डॉलर का बगैर IMF के फुलफिल नहीं हो सकता। और IMF आपको ये कहता है अपना खसारा कम करने के लिए अपने टैक्सेस बढ़ाइए। IMF आपको ये कहता है अपना खसारा कम करने के लिए जो प्राइसेस हैं पास थ्रूज, बिजली की, गैस की, पेट्रोलियम की, वो पास कीजिए। ये सब तकलीफ दे होती हैं। अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो हियर्स माय $1 मिलियन एडवाइस, गेट योर ओन पीपल कि वो ऐसा प्लान लिख सकें जो वो IMF के पास लेकर जाएं, ना कि IMF आपको डिक्टेट कर रहा हो कि आपने क्या प्लान देना है। मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से कहा गया कि जी बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो कि हल तलब है, उन सभी की आपने निशानदही कर दी है, लेकिन टैक्स के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए IMF ने कभी ये नहीं कहा कि गरीब आदमी पर आप बम्बार्डमेंट कर दें और उससे आप हर तरीके से टैक्स वसूल करें, बिजली के बिलों में भी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर भी, छोटी से छोटी जो अशिया खुरनोश है उनको भी खरीदने जाओ तो GST एक गरीब बंदे को पे करना पड़ता है।
ये कब मुमकिन होगा कि जो मरात याफ्ता तबका है उससे टैक्स वसूल किया जाए और एक छोटे तबके को रिलीफ फराहम किया जाए? कि निज़ाम कौन बनाएगा? आप दुरुस्त कह रही हैं। ये करने के लिए आपने ही निज़ाम बनाना है। पाकिस्तान को ठीक करना हमारा काम है। IMF तो एक ICU से निकाल कर आपको सर्जरी की टेबल पे ले आएगा, सर्जरी फिर भी आपको करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि IMF के पास टैक्स की प्रपोजल्स लेकर जाएं, होम ग्रोन हो, होम डॉक्टर्स को कहें कि वो बता दें कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का 70% बोझ है, जिसका जिक्र आपने किया GST की मद में, और जो हमारी अनफेयर टैक्सेशन है, डिस्क्रिमिनेटरी है, वो लेकर जाएं और कहें कि ये करेक्शंस हम मांगते हैं। IMF विल कम ऑन बोर्ड एंड दे विल से ठीक है, आप ये शुरू कीजिए, इसकी मद में, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस की मद में टैक्सेस बढ़ाइए, चाहे वो किसी भी सेक्टर पे हो, अंडर टैक्स्ड हो, टैक्स कैप को कम करना हो। आपको कतई तौर पे IMF नहीं रोकेगा, बट खुदारा वो प्लान तो बनाइए ना, और वो प्लान खुद बनाइए। बारहा ये कहते जाना कि IMF के साथ जाकर कर लेंगे, IMF करेगा, इस चीज को छोड़ें। बिल्कुल कम है मेरे पास, मुझे बताइएगा ये जो वज़ीर आज़म तरीका खोज रहे हैं बिजली की कीमतें कम करने का, इज इट पॉसिबल? कोई ऐसा वे है या नहीं है? देखिए, इन द शॉर्ट रन ऐसा वे नहीं है, बट इन द मीडियम टर्म अगर बहुत से मेजर्स, और वो आप किसी वक्त प्रोग्राम करके 1 by 1 मुझसे पूछ लीजिएगा, वो पुट टुगेदर किए जाएं तो जो कीमतों के बढ़ने की शरह है उसमें ज़रूर कमी की जा सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब आपके टाइम के लिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। तो जनाब बात वही है कि फ़िलहाल तो जॉब्स क्रिएट होंगी और चीज़ें आगे चलकर बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था कि जब हम इस प्रोग्राम में IMF के गए तो महंगाई का तूफ़ान आना था, उसी की बातें हो रही हैं, और तभी पेट्रोल की प्राइसेस भी हमें बढ़ी हुई नज़र आ रही हैं इस वक्त। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, कीप वॉचिंग अस। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। स्क्वाश की दुनिया में धूम मचाने वाली तीनों बहनें इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप लोगों को मैं वेलकम कहूँगी शो में। थैंक यू सो मच आप तीनों के वक्त के लिए। तो जनाब महाविश, महानूर और सहरिश अली, इन तीनों ने ऑस्ट्रेलिया जाके जो कमाल किया है ना, और तीनों गई भी अकेली थी, तो मुल्क का नाम जो है वो रोशन करके आई हैं। इनके पेरेंट्स का सर फ़ख्र से बुलंद है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्क्वाश जो कि इन्होंने जीती है, और उसमें झंडे इन्होंने गाड़े हैं, 2 सोने और 1 कांसी का तमगा लेकर आई हैं। मजमूई तौर पर ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्क्वाश में 5 टाइटल अपने नाम किए हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर इन तीनों से हम बातें करेंगे। चलिए रिपोर्ट हम अभी रहने देते हैं कि तीनों हमारे साथ हैं, तो इनसे जान लेते हैं कि वहाँ पे हुआ क्या था। तो जी सबसे पहले मैं किसकी तरफ आऊँ? आपकी तरफ आ जाऊँ महाविश? सही है महाविश, मुझे ये बताऊँ कि आप सबसे बड़ी हैं जी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? तीनों अकेले गए थे, बाबा का वीज़ा आई थिंक सो रिजेक्ट हो गया, तो वहाँ पर अकेले को प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, या फिर फील हुआ कि हम अकेले हैं? होना चाहिए था। शुरू में जब हम गए तो हमें इतना पता नहीं था, होटल रिजर्वेशन तो बाबा ने कर ली थी, लेकिन आने जाने का खाना पीना कैसे मैनेज करना है वो पता नहीं था। तो मैं इन दोनों कहती खैर है मैं कर लेती हूँ कुछ। फिर मैं गई, मैंने सब कुछ जाना, सब कुछ सेट किया। उसके बाद बाबा ने भी हमारा बहुत साथ दिया। पापा सोते नहीं थे हमारे साथ सारा दिन कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ जा रहे हो, क्या खाना है ये। तो उस टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर हम सही हो गए थे। और ये था कि हम तीनों अकेले गए थे। हाँ, बाबा और मम्मा की याद आ रही थी कि सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, लेकिन हम तीनों ने एक दूसरे को इतना सपोर्ट किया कि हमें वो कमी महसूस नहीं हुई। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताओ सहरिश, कि अकेले थे ठीक है, उन्होंने मामा बाबा को मिस भी किया, वहाँ पे मुश्किल भी होगा, कितने दिन वहाँ पर आप लोग रुके, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और जो गेम था वो कैसा था? हम लोग 10 दिन वहाँ पर रुके और काफ़ी टफ प्लेयर्स थी वहाँ पर, और हमने अपना बेस्ट दिया, और सैडली मैं मानूर से हार कर 3rd पोजीशन आ गई। ओह माय गॉड, छोटी से बड़ी हार गई भाई। मानूर कैसे हराया? इसने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी फाइट हुई हमारी, लेकिन क्योंकि ग्लास कोर्ट था और कुछ एक टूर्नामेंट हम पहले खेल चुके थे, तो मेरा फिर आगे मैच था, तो फिर बहुत अच्छा इसने मेरे साथ खेला कि मैं अगला मैच भी नहीं खेल पाई उसकी वजह से। मतलब मेरे सारे मसलों में क्रैम्प्स पड़ गए थे, और इतनी टफ फाइट हुई हमारी, बहुत अच्छी फाइट रही, लेकिन एक नायक को तो जीतना होता है। तो आप जीत गई? मैं जीत गई। अच्छा, गोल्ड किसको मिला है, ब्रॉन्ज किसको मिला है? ब्रॉन्ज। आपको ब्रॉन्ज? आपको? मुझे एक गोल्ड ऑस्ट्रेलियन जूनियर में, ओशियाना में मुझे सिल्वर मिला है।
सिल्वर मिला, गोल्ड मेडलिस्ट। गोल्ड मेडलिस्ट, जबरदस्त। अच्छा वैसे फीलिंग्स क्या थी जब गोल्ड मेडल मिला? मेरा लास्ट मैच फाइनल में, सारे मैच बहुत टफ थे क्योंकि मेरा ये फर्स्ट अंडर 17 कैटेगरी का टूर्नामेंट था। मैंने अंडर 15 जीता, ये मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था अंडर 17 का, तो वो लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। तो सारे प्लेयर्स बहुत टफ थे शुरू मैच से ही। मतलब पहले कौन सी कंट्रीज के थे और आपको सबसे टफ कौन सा लगा? फर्स्ट मैच आया था मेरा न्यूजीलैंड की लड़की के साथ, सेकंड आया था ऑस्ट्रेलियन के लड़की के साथ, थर्ड सेमीफाइनल मेरा आया था ऑस्ट्रेलिया की लड़की के साथ, अच्छा खेलती थी, उसके साथ मेरा बहुत अच्छी फाइट हुई। फिर फाइनल मेरा मलेशियन के साथ आया था जो कि बहुत अच्छा खेलता है स्क्वाश में बहुत, लेकिन हम भी उनसे कम नहीं है। क्या बात है। तो मेरा फाइनल बहुत टफ रहा और ग्लास कोर्ट तो होता ही बहुत टफ है उसमें, फिर आगे पीछे तो उसके साथ मेरा 2-2 हो गए थे। लास्ट गेम में आपको मैं नहीं बता सकती मेरी क्या फीलिंग्स थी। मैं बहुत मतलब वो होता है ना कि मैं वो सोच के मैं कहती हूँ नहीं महविश आपने जीतना है, लास्ट गेम में जस्ट गिव योर बेस्ट, कम ऑन फाइट करो। वो गेम में 11-6 जीती हूँ। मैंने ऐसी डाइव्स मार के उठाई ये बॉल, हर बॉल में उठा रही थी कि वो लड़की बेबस हो गई, मैं क्या करूँ इसके साथ। जबरदस्त। अच्छा परफॉर्म करके जीतता है ना तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है, वो सेटिस्फेक्शन होती है कि भाई हमने अपना 100% दिया है तो आज मेरे पास गोल्ड मेडल भी है। अच्छा आप मुझे बताओ कि महानूर ने आपको जितना टफ टाइम दिया है थ्रू आउट द गेम, मतलब वो बता रही है फाइट बड़ा ज़बरदस्त रहा है, किस मौके पर ये लगा कि भाई बस ठीक है अब गिव अप कर देते हैं, महानूर जीत गई? गिव अप तो करना ही नहीं था। अच्छा महानूर ने शुरू गेम मुझे बहुत ईजी हराती थी और फिर सेकेंड गेम में मैंने कमबैक किया, मैंने सेकेंड गेम ली, फिर महानूर ने थर्ड गेम ली, तो मानो 2-1 अप थी मुझसे। फिर उसके बाद लास्ट गेम थी और मेरे एक बार गेम बॉल आया, फिर दोबारा आया, मानो ने बहुत डाउन से उसने दोबारा कमबैक किया और बहुत इक्वल जा रहा था, मैं गेम जीत गई और फिर लास्ट में गेम जीत गई। जबरदस्त। गिव अप नहीं किया। अच्छा गिव अप नहीं किया। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि जाने से स्टार्ट करते हैं, पहले तो ज़ाहिर है आप लोगों ने इनविटेशन आया होगा कि भी आप आइए आके पार्टिसिपेट कीजिए, तो उसके बाद फिर जब आप लोग गए तो तैयारी कैसे की, कितने दिन लगे, ज़ाहिर वीज़ा प्रोसेस भी सारा हुआ होगा, स्पॉन्सर किसने किया, ये सारा कुछ बताएं, पहले आप बता दो। ओके तो हमने तो तैयारी इसकी 3 मंथ्स से ही स्टार्ट की हुई थी। जैसे ही हम स्कॉटिश से हमने तैयारी ऑस्ट्रेलियन जूनियर की स्टार्ट की थी, लेकिन लास्ट में रमज़ान का महीना था और हम रोज़े भी रख रहे थे, ट्रेनिंग भी कर रहे थे, तो वो डबल टफ हो जाता है। लेकिन लास्ट वीक में हमने कहा कि हमारे वीज़े का मसला आ रहा था, बाबा का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, हमने सोचा हमारा भी रिजेक्ट हो जाएगा, बट हमने बहुत दुआई की, ये लोग तो रो भी रहे थे कि हम क्यों नहीं जा रहे, तो अल्लाह ताला ने इतनी तैयारी की हो तो फिर ये भी होता है ना कि वीज़ा लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला ने बस एक रास्ता बना के हम तीनों का वीज़ा लग गया। और बार्ट फाउंडेशन ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमें स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी अभी तक, और मैं कहती हूँ अगले टूर्नामेंट्स में भी हमें बहुत सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच बार्ट फाउंडेशन। और ये था कि फिर मैं गई, देन ये दोनों मेरे पीछे आए। तो अच्छा आप दोनों को बार्ड ने स्पॉन्सर्ड किया और आपको सफ़ायर ने? अब्दुल्ला फाउंडेशन। अच्छा अब्दुल्ला फाउंडेशन। तो अच्छा फिर मुझे ये बताएगा कि स्पॉन्सर्ड में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। और आगे लेकिन खैर मुझे ये समझ नहीं है कि चलो ठीक है बाबा का तो रिजेक्ट हो गया, आपने एहतियातन भाई का भी अप्लाई नहीं किया था कि चलो वही साथ चला जाता? नहीं, बिकॉज हमारे फेडरेशन में जो टॉप 10 प्लेयर्स होते हैं वही आप खेल सकते हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, टॉप 10 के नीचे प्लेयर्स नहीं खेल सकते, और अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई 11 नंबर पे था। अच्छा अच्छा वहाँ पे फिर जब आप लोग रहे, मानो आप बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? 10 दिनों में बहन ने कितना कोऑपरेट किया, या किसी मौके पर शिकायत करनी पड़ी थी बाबा को कॉल करके कि क्या मसला क्या है? बहुत टफ सिचुएशन थी, हमें मैनेज करना था, सुबह जल्दी उठना था नमाज के लिए, फिर कैब बुक करनी थी, एक तो हमारे पास कार्ड नहीं था क्योंकि वहाँ सब कुछ कार्ड पे ही होता है, और हमारे पास था कैश, तो फिर हमने मतलब कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लिया। कैब बुक करते थे, होटल तक, फिर स्क्वाश कोर्ट जाना, अपनी मैच की टाइमिंग सेट करना, वो तो बाबा देख लेते थे, तो बहुत मुश्किल था, चैलेंजिंग था। और बहन ने जो सपोर्ट किया इतना सब, सुबह नमाज के लिए उठाओ, हर चीज़ें। हाँ मैविश ना होती तो हम दोनों अकेला नहीं कर पाते। अकेला नहीं कर पाते, क्रेडिट दे दिया उसने ऑन स्क्रीन, ये अच्छी बात है। अच्छा अब मुझे बताओ कि नेक्स्ट प्लान क्या, अब क्या करना है? अब इंशाल्लाह हम तैयारी करें सिंगापुर जूनियर ओपन और पेनांग जूनियर ओपन मलेशिया में, जो कि बहुत 2 टफ टूर्नामेंट्स हैं, तो इन दोनों में हम अपना बेस्ट देंगे। और हम अभी जब आए हैं तो हमारे पास 4 वीक्स है ट्रेनिंग करने के लिए, इसमें हम सब कुछ मैनेज करके फिर जाएंगे इंशाल्लाह सिंगापुर जूनियर ओपन के लिए। सिंगापुर जूनियर ओपन के लिए, सही, ज़बरदस्त। तो आप दोनों भी जाओगे, तीनों मतलब जाओगे? जी बिल्कुल। तो तैयारी उसके लिए अभी स्टार्ट आप लोगों ने कर दी होगी, तो स्टडीज़ कैसे मैनेज कर रहे हो साथ? स्टडीज हम तो अपने साथ ही बुक्स कॉपीज घुमाते हैं,
घुमाते हैं? घुमाते हैं। ट्रैवलिंग पे होते हैं तो रास्ते में पढ़ाई करते हैं और मतलब एग्जाम्स फिर मम्मा लेती है हमसे घर में। होम स्कूलिंग कर तो जब हमें इन टूर्नामेंट के बीच में टाइम मिलता है, जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो उसमें हम पढ़ते हैं। सही। तो आपने कौन से एग्जाम्स देने, किस क्लास के? मैंने 7th क्लास। आपने? 7। आपने? मैं अभी A levels कर। अच्छा, A levels करी, जबरदस्त। और मेरी ऑनलाइन स्टडीज होती है, सो मैं बस मोबाइल लैपटॉप यही साथ तो अच्छा हो गया ना, इजी हो गया। Easy तो हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि घर में माशाल्लाह ज़ाहिर है बाबा भी आपके खेलते हैं, उनका सपोर्ट तो है, भाई आप बता रहे 11th नंबर पर है, वो भी खेलता है। बिल्कुल। इसके अलावा और भी कोई है या मतलब मुझे लग रहा है सभी खेलते हो? और सारे खेलते हैं। छोटी बहन भी अब स्टार्ट ले रही है। अच्छा, इंशाल्लाह। इतना नहीं, लेकिन बस उसे शौक है। छोटी है, बहुत छोटी है। अच्छा, 5 उसको साल भी शौक की है, है। 5 साल की है। तो अच्छा, मदर की क्या सपोर्ट रहती है? फादर की तो मुझे पता है ऑल टाइम है, 24/7 आपके साथ है। मम्मा की सबसे बड़ी सपोर्ट है दुआ। वो हमारे लिए बहुत दुआएं करती है, क्या सब बात करते है, हैं, कितनी कितनी प्यारी बात की आपने। बहुत ज़्यादा हमारे लिए दुआएं करती है और हमें मोटिवेशन देती है। अगर बाबा मतलब वो होता है ना कि एक नरम चलेगा तो एक सख्त चलेगा, लेकिन बाबा अगर कभी कभी हमें मैचेस पे डांट दे या कहीं अच्छा नहीं खेला है, ये मिस्टेक्स वगैरह, तो मम्मा हमें कहती हुई नहीं बेटा इट्स ओके, आपने बहुत अच्छा खेला, आप और भी अच्छा खेल सकती हो। तो ये हमें बहुत आगे लेकर जाने में हमारी बहुत मदद करती है। और माओ की जो दुआएं होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि ये सहरिश जो कि मेरी हम नाम है बहुत खामोश है, ज़्यादा बात नहीं करती, तो ये वजह क्या है इसकी? आप कम बोलती हो या फिर आप कुछ खफा हो दोनों से? मेरे से तो नहीं हो सकती, उनके आज ही मिले। नहीं खफा नहीं हूँ, दरअसल मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रही है तो इस वजह से सेटिस्फाई है, माविश बता रही है। अच्छा, वैसे बाय द वे ये आप लोगों के जो ये ट्रॉफीज़ हैं, ये 3rd पोजीशन है, ये ओशनिया जूनियर चैम्पियनशिप्स U13। अच्छा, ये वैसे बड़ी चमकती दमकती, हमें पकड़ना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब मिलती है ना ऑन स्टेज अनाउंसमेंट के साथ, तो वो फीलिंग ही और होती है। तो मुझे बताना जरा सारिश, कैसा फील हुआ था? बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ था। अच्छा फील हुआ था? बोलो कुछ बोलो। मतलब कुछ बताना नहीं है कि दिल में उस वक्त फ़ौरन किसका ख्याल आया कि क्रेडिट किसको जाता है? ये जो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ ना और जो अनाउंसमेंट हो रहा है, दरअसल सेटिस्फाई नहीं था मेरा दिल, क्योंकि मुझे या तो फर्स्ट लेना था या सेकंड लेना था, 3rd पोजीशन। चलो हो ना, गेम में तो ये होता है ना। अभी नहीं, इंशाल्लाह सिंगापुर में ले लेना। तो आप तीनों मतलब माशाल्लाह इतनी मेहनत कर रहे हो, तो ये ज़ाहिर है ये तो सब चलता है, कभी फर्स्ट कभी सेकंड कभी थर्ड, लेकिन अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ आप लेके आ रहे हो। अभी आगे जो नेक्स्ट आपका सिंगापुर का है, उसमें भी यही आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमें बार्ट फाउंडेशन उसी के लिए स्पॉन्सर करे। अपकमिंग जितने भी इवेंट्स हैं, मैं चाहती हूँ कि वो हमें स्पॉन्सर करे, हमें इसी तरह मोटिवेशन दे और इसी तरह मोटिवेशन अगर आप स्पोर्ट्स बोर्ड से भी ले लें तो शायद आपको मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मैं उनसे भी उम्मीद करती हूँ कि वो हमें इस तरह हम जो टाइटल्स लेकर आ रहे हैं उनसे हमें सपोर्ट करें। और हम लड़कियां भी कहते हैं कि फीमेल प्लेयर्स, पाकिस्तान की फीमेल प्लेयर्स इतना अच्छा नहीं खेल सकती, लेकिन आप हमें देख सकते हैं हम इंटरनेशनल लेवल पे टाइटल्स ला रहे हैं, नेशनल भी नहीं इंटरनेशनल लेवल पे टाइटल ला रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। ये देखें जनाब, ये ओसीज को हरा के आ रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी उनकी उनकी सरजमीन थी तो ये उनको हरा के आ रहे हैं, तो लिहाजा इनको जो बोर्ड है उसको भी सपोर्ट करना चाहिए ताकि बच्चियाँ मोटिवेट रहें और ऐसे मेडल्स आते रहें, ऐसी ट्रॉफीज़ आती रहें। और जाहिर है हमारे मुल्क का नाम रोशन हो रहा है, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये अच्छा हो जाएगा। जाहिर है अगर आप नहीं ने ऑन करेंगे तो कौन ऑन करेगा? मुझे बताओ महानूर, आप क्या मैसेज दोगी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को? कि यही कि हम लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, हम उनसे बल्कि अच्छा बेहतर कर सकते हैं। हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक हम लोग वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान के लिए हिस्ट्री ना क्रिएट कर लें, क्योंकि लड़कियों में पहले किसी ने टाइटल्स नहीं लिए। तो हम तीनों चाहते हैं कि हम लोग टॉप 10 में आए, टॉप 5 में आए, जैसे इजिप्शियंस है अभी। तो उसके लिए हम लोग मेहनत करते रहेंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ज़बरदस्त जी। चलिए जी, थैंक यू सो मच मानूर, सहरिश एंड नविश। आप तीनों की साथ मेरी बेस्ट विशेस हैं और आप इंशाल्लाह सिंगापुर भी जब जीत के आएंगे हम आपको फिर बुलाएंगे इंशाल्लाह। मैंने इनका शुक्रिया अदा कर दिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात करते हैं। हालिया दिनों आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी होगी जिसमें ट्रेन में सवार एक खातून से पुलिस एहलकार ना सिर्फ बदतमीज़ी कर रहे हैं बल्कि उसे बुरी तरह से मार पीट रहे हैं। वीडियो में हमने देखा कि पुलिस वाला किस तरह इस खातून पर चलती ट्रेन में सफ़ मुसाफिरों के सामने थप्पड़ों की बारिश कर रहा था।
अब खबर यह है कि खातून अब इस दुनिया में नहीं रही हैं और इसकी लाश बरामद हुई है, जबकि पुलिस का दावा है कि वो नफसियाती मरीज थी, शायद खुदकुशी कर ली होगी। इस वक्त पाकिस्तान रेलवे के तर्जुमान हैं हसन ताहिर साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। जी वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हसन साहब मुझे बताइएगा कि घर वाले तो बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि खातून ज़हनी मरीज़ थी, लेकिन जिस तरीके से पुलिस वाला तशद्दुद कर रहा है ये बिल्कुल नाजायज़ बात थी, सरासर ज़्यादती थी। आपने अभी तक जो इन्वेस्टिगेट किया है, ज़ाहिर है आप लोगों की भी जिम्मेदारी थी क्योंकि ट्रेन में ये सारा वाक़या पेश आया, आप लोगों को क्या पता चला है? जी ये एक बड़ी ही अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत वाक़या है। देखिए इन्वेस्टिगेशन तो बाकायदा बहुत सीनियर लेवल पे आपको पता है डीआईजी साउथ जो हैं उनकी सरबराही में एक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है जिसकी हो रही है बाकायदा, लेकिन इंक्वायरी अपनी जगह होती रहेगी। जो बुनियादी बात है जिस पे हमारे रेलवे के चेयरमैन, हमारे रेलवे के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उन सब ने इसको बरमला और पुरमुज़म्मत वाक़या कहा है। रेलवेज़ को जो पहली हमारी फौकियत है वो हमारे पैसेंजर्स के ऊपर हमारा इंप्रेशन है, हमारी सर्विस है, तो हम हर चीज़ के ऊपर अपनी सर्विस को रखते हैं। और ये ना सिर्फ एक काबिल मुज़म्मत वाक़या हुआ है बल्कि ये तो काबिल तरदीद वाक़या है और ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। और अच्छा, ये इसमें मुझे हसन साहब ये बताएगा कि ये जो पुलिस एहलकार है ये किस वजह से इस खातून को इस कंपार्टमेंट से निकाल के दूसरे कंपार्टमेंट में लेके गया? एक तो उसने मारा, ये बिल्कुल गलत किया, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा जो साथ मौजूद था वो ये बता रहा था कि एक तो उसने थप्पड़ मारे, हमें कह दिया कि यहीं बैठो, यहाँ से हिलना नहीं, और हमारी पुप्पो को वो दूसरे कंपार्टमेंट में ले गया और उसके बाद बस लाश बरामद हुई। ये किस वजह से लेके गया, ये इस हवाले से क्या आप तक इतलात पहुंची? जो हमारे तक जो बुनियादी रिपोर्ट हमारे तक पहुंची है, जो वहाँ पे इर्द गिर्द लोग मौजूद थे, जो मुसाफिर ट्रेन में मौजूद थे, उन्होंने उनसे जो कुछ हमें हकायक सामने आए हैं वो ये था कि उनकी ही कुछ लोगों की कंप्लेंट पे यहाँ पे पुलिस वाले को बुलाया गया था और खातून के बारे में कहा जा रहा था कि उनका सामान कुछ ये उनके सामान के साथ कुछ कर रही थी, खोल रही थी मुसाफिरों के सामान को और वो कुछ डिस्टर्ब हो रहे थे लोग। अब ये कन्फ्लिक्टिंग किस्म की बातें हैं इसमें, लेकिन ये बात अभी तक सामने आई है कुछ डिस्टर्ब थी। अब ये नहीं पता कि ये अपनी फैमिली की वजह से डिस्टर्ब थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ईद मिलने जा रही थी ये, तो इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं। लेकिन देखिए मैं इनसे हम इसको अगर हम देखिए एक पार्लर में काम करने वाली जो खातून है वो ज़हनी मरीज तो नहीं हो सकती, जाहिर है वो ज़हनी तौर पर ठीक थी तो ही वो काम कर रही थी। जी जी आप ठीक कह रही। हाँ, दूसरी बात दो बच्चे सॉरी मैं लेके कोई अकेली खातून तो जो ज़हनी तौर पे हो इस तरह वो मुमकिन नहीं है। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएगा कि जो कमेटी आप लोगों ने बनाई है उसमें कौन कौन मौजूद है और अभी इब्तिदाई तौर पर उसकी फाइंडिंग्स क्या है? जी फाइंडिंग्स अभी उसकी कंपाइल कल शाम तक इन्होंने कर ली थी, लेकिन फाइंडिंग्स अभी इन्होंने आउट नहीं की और कंडक्ट से यही पता चल रहा है कि ये जो पुलिस वाला है वो इसमें मुजरिम है जहां तक कंडक्ट का ताल्लुक है। देखिए हम लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, हम अफोर्ड ही नहीं पूरी तरह से पेश हैं। खैर यहाँ तो आप देखिए कि मामला ये हुआ है कि यहाँ पे तो बाकायदा ज़दोकोब किया गया खातून को, तो ये काबिल मुज़म्मत अमल है जो इन्होंने किया है। इसमें मुझे ये बताएगा कि ये बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, ये जो इसमें रेलवे का ये जो पुलिस अफसर है जिस तरीके से इसने खातून को मारा पीटा है, इससे पहले भी इस तरह करता होगा, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। इनकी ट्रेनिंग्स किस तरह होती हैं कि इस तरह ख़वातीन पर तशद्दुद कर रहे हैं? आप लोग पब्लिक सर्विस की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जिस तरह से मारपीट कर रहा है ट्रेन के अंदर, क्या इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है? कोई इनको नहीं पता होता कि हमारे खिलाफ एक्शन होगा या हमसे पूछताछ होगी, हम ऐसे नहीं कर सकते? जी ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब जहाँ तक देखिए ना जी पुलिस की ट्रेनिंग का ताल्लुक है, ये तो एक बाकायदा इनकी यहाँ पे एकेडमी है हमारे पास, और जहाँ पे पाकिस्तान रेलवेज की एकेडमी है वही उसी अहाते में जो पाकिस्तान रेलवे पुलिस है उनकी पूरी एकेडमी है, स्कूल है उनके बल्कि पूरा एक स्कूल है जहाँ पे इनका तरबियती प्रोग्राम होता है। अब ये आपकी सवाल बहुत अच्छा है कि वक्त के गुजर जाने के साथ क्या हम अपने म्यार को बरकरार रखते हैं, हमारी जो तरबियत है उसके म्यार को क्या बरकरार रखा गया, ये एक अच्छा सवाल है। क्योंकि इस कंडक्ट से तो जाहिर है मैं भी पब्लिक सर्वेंट हूँ, ये हमें बड़ा
काबिल मुजम्मत वाकया हुआ और हम इसकी मजम्मत कर रहे हैं पुरजोर तरीके से। और ये लग रहा है कि ये तो या तो जो पुलिस वाला है ये भी थोड़ा डिस्टर्ब था और इतना वॉलेंटली इसने बिहेव किया है। नहीं तो, और दूसरा मैं ये समझती हूँ हसन साहब, वो खातून तो जहनी मरीज नहीं लग रही मुझे, ये पुलिस वाला जहनी मरीज लग रहा है, जो कि शक्ल से भी महसूस हो रहा है कि ये फ्रस्ट्रेटेड इंसान है और कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या पता इस शख्स ने धक्का दिया हो, ये इतना फ्रस्ट्रेटेड, इतना मारपीट कर रहा है शदीद गुस्से में, ये कुछ भी कर सकता था। खैर ये अब फाइंडिंग्स सब सामने आएंगी तो मालूम होगा कि हुआ क्या। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि ये लोग तो अभी हमने हालिया एक खबर पड़ी कि जी रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हुआ है रेलवेज को पहली बार कि जनाब मुनाफे में इदारा, तो इस तरह तो लोगों का ट्रस्ट ही उड़ जाएगा, आप लोगों से एतमाद खत्म हो जाएगा अगर इस तरह के वाक़यात पेश आते रहे। जी हमें इस केस को एक दूसरे तमाम हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो अफसरान हैं, उनके लिए एक इबरत का निशान बनाना पड़ेगा। और ये मैं समझता हूँ कि आला हुकाम ने ठीक किया है कि इसको गिरफ्तार किया है, इसको सस्पेंड किया है और इस एहलकार को अब नौकरी तो क्या है, इसको एक सजा मिलनी चाहिए मैं समझता हूँ। आप स्पोक्स पर्सन हैं और ये बात कर रहे हैं, जबकि रेलवे हुकाम ये दावा कर रहे हैं कि जी खातून की ज़ेली हालत ख़राब होने का दावा कर रहे हैं, तो जाहिर है फिर कहीं ना कहीं कोई है जो इसे सेफ साइड कवर करने की कोशिश भी कर रहा है। नहीं देखिए जी, ज़हनी तवाज़ुन जिसका भी हो या ना हो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि कंडक्ट हमारा बहुत ये काबिल मुजम्मत कंडक्ट था। इस कंडक्ट के ऊपर हम देखिए, हम मिसकंडक्ट नहीं कर सकते अपनी सर्विस में। कोई भी एम्प्लॉई को ये उसके हुकूमती जो फ़राइज़ हैं वो उसको अफोर्ड नहीं वो कर सकता कि मिसकंडक्ट करे। और ये आप देखिए ये तो एक ओपन मिसकंडक्ट है और ये एक वॉयलेंस है। एक खातून, जो भी खातून है, चाहे वो कुछ भी कह लें, ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं या है, ये दूसरी बात है। लेकिन मैं यहाँ पे कंडक्ट की बात कर रहा हूँ। कंडक्ट उसका बिल्कुल नहीं था उसका ठीक, और इसकी उसको सजा मिलेगी बिल्कुल इंशाल्लाह, आप देखेंगे। और दूसरा ये बिल्कुल पता चलना चाहिए कि आखिर क्या वजह थी जो इसको इस कंपार्टमेंट से निकाल के एक खातून को दूसरे कंपार्टमेंट में ले गया, फिर वो खातून भी अकेली है, 2 बच्चे उनके साथ हैं, बच्चों को वहीं छोड़ दिया। मतलब ये क्या गुंडागर्दी कर रहा था ये शख्स ट्रेन में, बिल्कुल इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएगा कोई टाइम फ्रेम आप लोगों ने रखा है कमेटी के लिए कि कितनी जल्दी वो फाइंडिंग्स देंगी और सजा इस शख्स को मिलेगी, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा? जी ये आप ये जानती हैं कि पुलिस वाला जो है इसकी कराची से हैदराबाद तक की ड्यूटी थी और खातून की क्योंकि लाश जो है वो चन्नी गोट के करीब कहीं पे जो है ना वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वो चन्नी गोट के करीब पाई गई है। गालिबन इसमें ये भी था कि शायद खातून ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी थी, कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास ये भी हैं। तो इसको आप देखिए काफ़ी सेंसिटिव इंक्वायरी है। इसका जो पूरा पैरामीटर्स हैं, पूरे इसमें जो गवाह हैं उनसे तस्दीक करना, फिर काउंटर इसको कंफर्म करना, थोड़ा से मेरे ख्याल है इसमें 2-3 दिनों का टाइम लगे ताकि इसके तो जो रिपोर्ट का नतीजा है वो बिल्कुल सही नतीजा है जी। और जो भी इसमें कसूरवार है जितना एक्सपीडाइट किया जाए इस इंक्वायरी को उतना ही बेहतर है ताकि पता चले कि कौन इसमें मुजरिम है और उसको सजा भी मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब। जी मैं यहाँ पे ये जरूर कहूँगा कि आप ये बिल्कुल तसल्ली रखिए कि हमारे जो पाकिस्तान रेलवेज के चेयरमैन हैं उन्होंने भी बिल्कुल सीधे वर्ड्स में, उनका कल मैं देख रहा था, कल उन्होंने भी शेयर किया और वो उन्होंने बहुत खुले अल्फाज में प्रोटेस्ट किया है इसको और उन्होंने कहा जी कि हम ये सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, ना सिर्फ इस एम्प्लॉय के खिलाफ बल्कि ऐसे तमाम एम्प्लॉय जिनकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं मिसबिहेवियर की इस तरह की, तो उनको हम नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी और हम बात इनको है। वीड आउट करेंगे सबको सिस्टम में से। ऐसा ही होना तो ये चाहिए, काबिल बर्दाश्त नहीं है। सही बात है। बहुत शुक्रिया आपका हसन रज़ा साहब, आप हमारे साथ मौजूद, और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सख्ती से एक्शन ले रहे हैं और इस पर आप खुद चाहते हैं कि जो फाइंडिंग्स आएँ उस पर मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप रहिए दुनिया बोल है के साथ। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत ज़बरदस्त मेहमान जो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और काफ़ी दिनों के बाद ज्वाइन किए हैं और मैं देख रही हूँ कि असरात कुछ रमज़ान के भी नज़र आ रहे हैं, स्मार्टनेस पहले से बेहतर लग रही है। तो तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ, डॉक्टर खुर्रम बशीर इस वक्त मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब जो है ना जल्दी किसी भी तरह की बीमारी हो ना, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर आज जब वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं ना जी बिल्कुल सही कह रही है, इस पर आपसे लाजमी बात करूंगी। हाँ, लेकिन मुद्दा कुछ इस तरह से, गर्मियों का मौसम आपको पता शुरू हो गया है, तो कराची वाले तो पहले शदीद माहौलियाती आलूदगी का शिकार हैं और इस पर गर्मी की शिद्दत, गर्म मौसम में जल्द के मसाइल बढ़ जाते हैं।
जिल्द का झुलस जाना, रंगत कम हो जाना, ख़ास तौर पर हम ये देखते हैं कि ऑयली स्किन वालों के लिए पिंपल्स के मसाइल बहुत बढ़ जाते हैं। तो गर्मियों के मौसम में अपनी जिल्द को निखारने और तरोताज़ा रखने के लिए पानी कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, ख़ुद को हाइड्रेटेड रखें, अपने चेहरे की सफाई का ख़ास ख्याल रखिए, दिन में कम से कम 3 या 4 मरतबा मुँह धोएं, अगर हो सके तो नीम के पत्तों को पानी में उबाल लें और इससे चेहरा अच्छी तरह वॉश करें। तो ये सारे मसाइल मैं सोच रही हूँ कि अगर प्रोड्यूसर साहब ने लिख दिए हैं, ये हमारे कंटेंट राइटर ने, तो मैंने इनसे क्या पूछना है। नीम के पत्ते भी बता दिए, हाइड्रेट भी रहो, मुंह बार बार धो। उन्होंने कहा कि जितना मुझे पता है ना, तो मैं बतौर एक कताई डॉक्टर वो बता दूँ, बाकी डॉक्टर को नहीं बताएंगे। अच्छे मशवरे आप दिए। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही बात। पता हम लोग ये समझते नहीं है कि पानी पीना, अरे पानी तो पीते ही हैं, ठीक है, अच्छा जी, और चाय पी रहे हैं वो भी पानी में काउंट हो रही है। नहीं, मसला एक और भी है। अभी आपको पता है ईद गुजरी है, हाँ। ईद पे हमने टका के बदपरहेजी की। आपको मेरी आवाज से भी आइडिया हो रहा होगा। मेरा भी समझे, आप परसों हाल देखती ना जी, जाए हाँ, बतौर मेहमान, आपको पता है वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक सर्व कोल्ड ड्रिंक, है। उस कोल्ड ड्रिंक ने जो कबाड़ किया, जो मैंने ये सोच के पी के भी बहुत दिन है, आराम से ऑफिस जाना है, आराम से, कोई मसला नहीं, पी लेते हैं, लेकिन वो इतना लंबा ज़ाहिर है ठीक होने में वक्त लग रहा है। और एक तो रमजान उसमें दिल चाहता है कि ठंडा, एक तो हम लोग फौरन ठंडा लेते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ों के असरात है जो हमने रमजान में पकौड़े, समोसे, रोल खाए हैं, बिल्कुल ऑयली चीज़ें इतनी खाई हैं, और फिर कुछ लोग तो फिर ना बस दीवाना वार खाते हैं ना इफ्तार के वक्त, और सहरी टाइम खाते ही रहते हैं कि पूरा दिन भूखा रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी स्किन है उस पर असरात होते हैं फिर। अच्छा, एक तो सहरी में समझ में नहीं आया, इस दफ़ा रोज़े इतने ईजी थे, आप देखें ना कि 12 घंटे 14 घंटे रोज़े थे, ठीक है, एक तो जैसे आप नाश्ता काउंट कर ले, ठीक है, और शाम को आप खा ही लेते थे, फिर रात को भी खाते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ खाते रहते, इतना परेशान होने की बात नहीं है। और हर साल रमज़ान आते हैं, ठीक है, 2-3 रोज़ों में अफेक्ट ज़रूर होता है, पानी का चक्कर होता है, थोड़ा रूटीन चेंज होता है, चाय का चक्कर होता है, मगर उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। सेकंड चीज़ ये कि ये ज़रा आप खुश हुआ करें, हम लोग खुश हुआ करें ना कि देखो यार थोड़ा बॉडी को रेस्ट मिल रहा है, जितना रेस्ट मिलता है आप पानी पिए। अगर आपको रोजे की अफादियत पता चल जाए तो आप ये कहें कि पूरा साल रोजे होने चाहिए, पूरे साल रोजे होने चाहिए, अंदर से आपकी इतनी बीमारियों को खत्म करता है, रुतूबतें नहीं बनती हैं, आपके भूखा रहने से बहुत फायदे हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर से बता दूं कि जो कोई डॉक्टर खुरम से अपने स्किन को लेके किसी भी तरह का प्रॉब्लम पूछना चाहता है, कंसल्टेंसी चाहता है, वो उन्हें कॉल कर सकता है। स्क्रीन पर नंबर आप चलता देख रहे हैं, अगर आप हसीन देखना चाहते हैं तो कॉल कीजिए। मैं आपके असिस्टेंट के लिए मौजूद हूँ, मेरी असिस्टेंट्स के साथ साथ डॉक्टर खुरम जो है मैं उनको भी असिस्ट कर रही हूँ, वो आपको बताएंगे, वो आपको देख रहे हैं ना, तो वो ब्यूटी आपकी देख रहे हैं ना, तो वो कहते हैं। मेरा तो खैर मेकअप का कमाल भी लोग समझेंगे। देखिए पता है, मेकअप ये एक हमारे यहाँ बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, आपको भी उसे शामिल कर दिया मैंने कि ये जब मेकअप अच्छा लगेगा जब आपकी स्किन अच्छी हो, जब आपके फीचर्स अच्छे हो ना, और फीचर्स इन्हांस होंगे जब आपकी हेल्थ अच्छी हो, जब आप वॉक करते हो, थोड़ा एक्सरसाइज करते हो, फिर आप हाइड्रेटेड रहते हो। जंक फूड सब खाएं, मैं कभी भी नहीं कहता कि जंक फूड ना खाएं। अच्छा, एक हफ्ते में एक दफा खा लें, एक दिन खा ले, 2 दिन, वो 2 दिन में 3-3 टाइम खाते हैं जी। अब तो वो फोन आ गया, बस आराम से उठाया और खाए चले जा रहे हैं। अच्छा, और मिसकॉन्सेप्शन बड़े चले जा रहे हैं। कल भी एक सवाल जी बड़ा, दूध और मछली तो बड़ी खतरनाक है ना, दूध और मछली बिल्कुल खतरनाक कैसे? ये बड़ा इसके ऊपर एक मिथ है, पता नहीं अजीब सी मिसकॉन्सेप्शन है, वो ये है कि जो लोग दूध के साथ फिश खा लेते हैं उनको फुलबेरी हो जाती है। फुलबेरी बिल्कुल गलत। अच्छा, शादियों में आप जाके देखें, लोग फौरी तौर पे जब आप जाएंगी ना तो खाने में फिंगर फिश फौरन होगा उसके बाद, और हाँ, वो तो सबसे पहले वो लोग भर भर के निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब सब हो जाएगा, फिर जब मीठा शुरू होगा, आइसक्रीम भी होगी, खीर भी होगी, लबी शीरी भी होगी, रसमलाई भी होगी। अच्छा, वो तो दूध नहीं है, वो तो लबी शीरी है ना, वो तो आइसक्रीम है ना, तो वो क्या होता है, और लोग भर भर के खाते हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं। बड़ी हैरत है, कुछ लोग तो मछली फ्राई करने से पहले भी उसके अंदर दही डालते हैं। बिल्कुल, दही डालते हैं, मसाला डालते हैं, फिर उसको फ्राई करते हैं, तब भी तो दही आ गई ना उसमें। बिल्कुल, और आप देखें ना, थाईलैंड में, वियतनाम में, इन मुल्कों में तो पकाते दूध के साथ हैं, वो दूध के साथ मछली पकाते हैं। पता नहीं, कहते हैं वो खास एक नस्ल होती है मछली की, वो खाने से ये हो जाता है। आप यकीन करें, मतलब जहाँ तक पूरा सिंसियरिटी के साथ जो भी नॉलेज है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपके जीन्स के अंदर होता है। अच्छा, ये जीन्स का मतलब ये नहीं कि वालदैन को है तो ज़रूर होगा, हो सकता है 1-2 पीढ़ी स्किप हो जाए, आपके नाना नानी को हो, दादा दादी को हो, या कोई फुप्पी से आ जाए, कहीं किसी को भी आ सकती है। अच्छा, यंग एज में आती है, और बहुत सारे लोग आते हैं कि जी मैं रिटायर हुए, मुझे 4-5 साल, एक खातून मुझे भी मिली लास्ट वीक, ठीक है, ईद से कुछ पहले, उनका मुझे रिटायर हुए 5 साल हो, गवर्नमेंट टीचर थी, उनका मुझे अब फुलबेरी स्टार्ट हुई है।
तो ये किसी भी टाइम पे हो सकती है। इम्यून सिस्टम आपका वीकेंड अप होता है, और कोई भी चीज़ देखे, जैसे इम्यून सिस्टम से क्या क्या चीज़ें आपकी रिलेटेड होती हैं कि आपको एकदम से हर इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होने लगता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, HIV एड्स हो जाती है किसी को अगर आप एहतियात ना करें। अच्छा, एक और बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर आप किसी को ज़ुकाम, आजकल लोग आ रहे हैं जी, बड़ा हैरान कुन मैं बात की, मुझे ज़ुकाम बहुत होता है। वजह आपको पता है, हम लोग इतना ठंडी चीज़ें और सब कह रहे हैं जी इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो रहा था कि HIV का टेस्ट करा लें। देखिए, अगर कोई सर में दर्द है या वो, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप HIV, अगर सर में दर्द है तो CT स्कैनिंग नहीं कराएंगे आप। सर में दर्द की बहुत सारी वजूहत होती हैं, डॉक्टर का काम ये होता है कि आपकी बेसिक डायग्नोसिस करते हैं, फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप एडवांस टेस्ट पे जाते हैं ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ये जो हम गुलबेरी की बात कर रहे हैं, ये ट्रीटेबल है, इसका कोई इलाज है मुमकिन? बिल्कुल है, थोड़ा सब्र के साथ। मैंने तो कभी नहीं देखा, जिनको होती है उनको रहती है। आप यकीन करें, मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं, देखिए लक के जो लोग करते हैं ना, टाइम के साथ मैनेज करते हैं, बिल्कुल रिजल्ट आता है। थोड़ा स्लो है, सब्र आप करेंगे तो बिल्कुल लक के करें, और डेफिनेटली हो सकता है किसी को सक्सेस ना हो, मगर हर चीज़ में तो हर कोई कामयाब नहीं होता, मगर 80% बिल्कुल है। मगर आप लक के करें, सही टाइम पे करें, हो गया तो फैलेगा नहीं, फैलेगा नहीं अगर आप लक के इलाज करें, और वो रिग्रेस भी करेगा, पीछे की तरफ भी जाएगा, ठीक है। उसके लिए कुछ आप ऑइंटमेंट्स होते हैं, कुछ टैबलेट्स होती हैं, कुछ विटामिन होती हैं, प्लस अब ये वो ज़माने का ख़त्म हो गया। पहले होता था कि आप क्रीम लगाएं और जाके इतनी देर धूप में बैठें, ठीक है। ये आप पूरे बॉक्सेस होते थे, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन उसमें बंद होना, वो ख़त्म हो गया। आप बेसिक चीज़ों से अगर आप लग के करते हैं, आप यकीन करें वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, मगर पता है करने वाले बनना है। अच्छा, अब मुझे दो बातें बताएं कि हम बात कर रहे हैं गर्मी में स्किन की खूबसूरती की, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या यूज़ करना है। वो तो खैर है, हर किसी की स्किन के अपने अपने मसाइल हैं। जो लोग हमें कॉल करेंगे हम इनको बिल्कुल बताएंगे कि आपको क्या यूज़ करना है। दूसरा, मुझे ये बताएगा कि जो आदि पाकिस्तानी कौम है ना, वो क्रेजी है गोरे रंग को लेके। आपको पता है, लड़का कोई शादी के लिए लड़की कहेगा कि जनाब हो तो वो गोरी होनी चाहिए, भूरे बाल हो, भूरी आंखें हो, गोरा रंग हो, ये जो पहली डिमांड होती है ना। अगर लड़का अच्छा कमाने वाला हो और ख़ुद भी कुछ बेहतर हो तो पहली डिमांड तो ये है। अब आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो इस चक्कर में कि उनको गोरे रंग वाले इंजेक्शन लगवाने हैं, वाइटनिंग इंजेक्शंस वो लगवाना चाहती हैं ताकि वो छुटकारा पाएँ ये डेली बेसिस की क्रीम्स के साथ। तो अब मुझे ये बताएगा, ये जो वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं, ये कितनी देर तक रहता है इंजेक्शन का असर, हमें कब कब लगवाने पड़ते हैं, कितने कॉस्टली हैं, क्योंकि वो लड़कियां जो हमें सुन रही हैं लगवाना चाहती हैं, उनको आप गाइड करेंगे इस तरह? बिल्कुल सरिश, आप सही कह रही हैं। अच्छा, लड़कियां भी लगवाती हैं, लड़के भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, और हर एज में लड़कियां बदनाम है ना, लड़कियां बेचारी, हाँ लड़कियां भी। और मैं, आप यकीन करें सरिश, एक बड़े मेरे दिल की ये बात है कि वाकई इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अच्छा, और डॉक्टर्स हमारे यहाँ पता है क्या करते हैं, स्किन के, मेरे अपने टीचर्स भी बहुत काबिल, बहुत लाइक डाउ यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं स्किन के, बहुत अच्छे हैं, मगर बाज़ वक्त पता नहीं, डॉक्टर भी इंसान है, कभी मूड ऐसा होता है तो अच्छा, जैसे कोई पेशेंट आया बेचारा, कोई लड़की आई, ठीक है, 33-34 साल की हुई, अच्छा वो कहती है मैं ज़रा और फ्रेश होना चाहती हूँ, मेरे थोड़ा रंग भी और गोरा हो जाए। तो आपकी शादी हो गई जी, अब आपको क्या ज़रूरत है, आप जाएँ, मतलब ये कितना गलत बात है, ठीक है। अच्छा, कोई मतलब जैसे खातून आई है ना, कि आप यकीन करें बिल्कुल वो एक खातून 60s-70s में होंगी, नानी थी, नवासी को भी साथ लेकर आई, और कहती है देखिए आजकल ज़माना है, लोगों से मैं मिलती हूँ, ज़रा चाहती हूँ मैं ज़रा फिट हो जाए हूँ और ना मैं स्किन टाइट हो। तो डॉक्टर बैठे थे, ये कोई टाइम है स्किन टाइट करने का, ये कोई उम्र है, ये कोई एज है? अल्लाह ये देखिए ना, मतलब अगर कोई कर रहा है, देखिए पहली बात डॉक्टर को ना, डॉक्टर इंसान है, ठीक, गुस्सा भी आ सकता है, मूड ऑफ हो सकता है, पहले तो एक इंसान बनना चाहिए, पहले बड़ी बात, ठीक है। सेकंड, आप वहाँ बैठे हो किसी की मदद करने, किसी को हेल्प आउट करने, ना कि किसी को जज करना। अच्छा, आपको क्यों जवान होने का शौक है, आपको क्या गोरा होके कोई फिल्मों में काम करना है, मतलब आप जजमेंट पास कर, इस तरह नहीं करना चाहिए। अच्छा देखिए, और पता, गोरेपन का कह रही है, बहुत अच्छी बात है, अपने हम लोग अंग्रेज नहीं बन सकते, मगर रंग बड़ा निखर सकता है, और वाइटनिंग इंजेक्शन में कोई कॉस्टली है। कितने का एक इंजेक्शन है? देखें, आप अगर पूरा कोर्स करवाते हैं, बात एक साथ नहीं, मगर आप 10-10 हज़ार, मतलब अगर आप पूरा कोर्स भी करवाते हैं 5-6 महीने में आपको 1.5-2 लाख तो मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम। और कितने इंजेक्शंस लगते हैं? कम से कम 10 to 14 का कोर्स होता है, ठीक है। और ये कितनी देर तक इसका असर रहता है? और फिर ये आप मेंटेन करते हैं, अगर आप डाइट अच्छी रखें, ठीक है, धूप में जाएं, सब कुछ करें, ग़िज़ा अच्छी रखें, प्रॉपर क्लिनजिंग करें। फेस का कलर आपका फेयर होगा? नहीं, पूरी बॉडी। देखिए होता क्या है, अच्छा हमारी, आप बिल्कुल आप सही सवाल करिए। अच्छा, एक तो 2-3 प्रोसीजर्स होते हैं। एक तो आपने नसों में लगाया,
ठीक है, एक वही ड्रिप लगा के आपने लिटा दिया, वो सुकून हो रहा है, मज़ा आ रहा है कि 4 घंटे मेरे अंदर ड्रिप लगी, नहीं। अच्छा ड्रिप में जाने में नुकसान ये है, वेन्स में जाने में, कि एकदम से वो बॉडी में जाता है और आपको रिएक्शन हो सकता है। अक्सर लड़कियां, आपने सुना होगा, लड़के भी इंजेक्शन लगा बेहोश होकर गिर रहे हैं वहीं रास्ते में, ठीक है, क्योंकि उसमें ग्लूटाथायोन होता है, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, कोलेजन होता है जो स्किन को फ्रेश करता है, और उसके साथ साथ और विटामिन होते हैं, जिंक और मैग्नीशियम। अगर आप मसल्स में लगाते हैं तो वो 8 घंटे में आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में जाता है। अच्छा, ये विटामिन जो है ये आमतौर पे ग्लूटाथायोन तरबूज में, कलेजी में, पालक में, माश की दाल में, ठीक है, और झींगों में इसमें होते हैं। अब ये एक साथ आपको एक अच्छी क्वांटिटी दी जाती है, उससे आपका रंग निखरना शुरू होता है आहिस्ता। ठीक है, आप जिम जाएंगे, आप 4 दिन में नहीं आप बॉडी बिल्डर। अच्छा, आप कोई एक नई लड़की आके बैठ जाए, वो घर से आएगी, वो कॉलेज से आके 4 दिन में वो सैरिश की जगह ले ले, 4 दिन से मैं बोल टीवी जा रही हूँ, मैं सैरिश से अच्छी होस्टिंग क्यों नहीं कर रही, मेरा ख्याल है ये तो बड़ा टाइम लग रहा है। हर चीज आपको मेहनत होती है, ठीक है, सेकंड वक्त लगता है, और फिर सेकंड आपकी क्लास में 30 बच्चे होते हैं, एक ही टीचर होगी, एक ही मिस होगी, मगर बच्चे का भी तो शौक होना चाहिए ना। आजकल हम शॉर्टकट्स के चक्कर में भी तो रहते हैं ना, मसला ये है। रात, अच्छा, और पता है अब किसी ने बेचारे ट्रीटमेंट, लड़की ने, इवन लड़के ने या किसी साहब ने लगवाना शुरू किया, वो बेचारे घर में जाके बताएंगे। अच्छा, अब रोजाना लोग मैग्नीफाइंग ग्लास, अभी तक तो फर्क पड़ा नहीं। अरे आप रोजाना दिनों में नहीं पड़ता, आहिस्ता आहिस्ता आप अंदर से, फिर आप विटामिन भी होते हैं, फिर आप एक्सरसाइज करते हैं, फिर आप टेंशन होती हैं। अच्छा, टेंशन की आप किसी से बात करें, टेंशन ये नहीं है सैरिश कि मुझे 8:45 बजे गाड़ी आनी है और मुझे 40 मिनट लेट हो गई तो मैं चीखें, ये टेंशन नहीं है, नेचुरल है। टेंशन वो है कि मेरे धड़का लगा और पूरी रात में सोचे जा रहा हूँ, हाय क्या होगा, वो टेंशन है। ठीक है, आप टेंशन लेते हैं, फिर आप जंक फूड खा रहे हैं, वो चीज जिससे कि आपकी नींद उड़ जाए या आपको रात में जाहिर है कुछ नींद ना आए, परेशान आप रहें, सोचते रहें, ओवरथिंकिंग शुरू हो जाए, तो जाहिर है स्ट्रेस से आपके लिए स्ट्रेस का बहुत असर होता है आपकी सेहत पे, आपकी स्किन पे, इसमें कोई शक नहीं। अच्छी चीज और भी है, क्योंकि अभी हमें कॉल्स नहीं आ रही, जी बिल्कुल, लोग शायद सो रहे हैं ईद के बाद अभी तक ना। मुझे ये बताएगा, आजकल ये भी बहुत चल गया कि लोगों ने अब अपने ना फेस के लेजर कराना शुरू कर दिए, अपर लिप्स, आईब्रोज, और जिनके चेहरे पर रुआं ज़रा डार्क है वो भी चाहते हैं कि हमें बार बार ब्लीच ना करना पड़े या हमें फेस वैक्स ना कराना पड़े, हम एक ही दफ़ा लेज़र करा लें। इज़ इट सेफ? देखिए, एक तो फौरी तौर पे, वैसे तो हम लोग हर बात पे गूगल कर लेते हैं, मगर यहाँ मैं कहूँगा करें, आप ये फौरी तौर पे टाइप करें लेज़र इन एशियन स्किन, ठीक है। अच्छा, लेज़र अगर आप कोई किडनी स्टोन निकालने के लिए कर रहे हैं तो किडनी एक अलग उज़ू है। आजकल तो हर जगह लेजर हो रहा है, लोग कोई बाहर किसी जगह के नहीं छोड़ रहे, सारे लेजर्स करा रहे हैं। तो लेजर और उसका नया वो शॉर्ट सा आया है रेजर, ठीक है, लड़कियां लिया और धड़ाधड़ लेजर एशियाई स्किन पे, नो मैटर आप कितने गोरे हो, सांवले हो, गंदुमी हो, डार्क हो, वो आपकी स्किन को बर्न करती है, ठीक है, और थोड़े दिन के बाद बाल आने, जला देती है, रूट्स को बर्न करती है, ठीक है, मगर वो एक गुच्छा गुच्छा कहीं और डेवलप होता है बालों का, ठीक है। एक बड़ी जबरदस्त थेरेपी, आप उसको गूगल करें, ब्लैक पाउडर थेरेपी, बड़ी जबरदस्त है और हर्बल एक्सट्रैक्ट है, थोड़ा सा उसका जैसे पंचन टाइप स्मेल होती है, वो आपके बालों को बतदरीज कम करती है और आपको नुकसान भी नहीं होता, आपकी जिल्द भी खराब नहीं होती। लेजर तो आप ला महला, आप एशियन है ना, मतलब तुर्की से लेके इंडोनेशिया तक, पाकिस्तान तो बिल्कुल सेंटर में, आप कितने भी रंगत हो, कुछ भी हो, आपकी जेनेटिक अगर एशियाई है तो आपके अंदर पिगमेंटेशन जरूर आएगी। तो आप कभी भी लेजर को हमेशा, इसको गूगल कर लें, आप देखें, पढ़ें और उसका उर्दू में ट्रांसलेट कर लें। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि उस वक्ती तौर पे तो इंसान करा लेता है, बड़ा सेटिस्फाई भी होता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें ओल्ड एज में जाके कैंसर कॉजिंग होती हैं। ज़ाहिर है गैर मसनूई चीज़ें अपने आप को लगाना और अपने आप को, ज़ाहिर है कुदरती तौर पर जो अल्लाह ने आपको बनाया, खुदा का वास्ता है, उसमें मुतमईन रहें आप, जैसे भी आप हैं, खूबसूरत है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप अच्छे लगते हैं। यकीन करें, मुझे कभी नहीं ये फील हुआ कि मेरे में इस चीज़ की कमी है, मेरे में इस चीज़ की कमी है, बस जैसा है मैं मुतमईन हूँ, किसी दूसरे को क्या फील होता है मुझे इसकी परवाह ही नहीं है, ये होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर सर देखिए, आप माशाल्लाह हर चीज़ कंप्लीट है। अच्छा, जो कंप्लीट नहीं भी है या कंप्लीट भी है, खूब से खूबतर में कोई बुराई नहीं है, मगर उसका जुनून, उसका ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए कि बस ये हो जाए, ये रातों, आप इसको एंजॉय करें ना। लोगों ने इतने इतने फिलर्स अपने चेहरे में डलवाने शुरू कर दिए हैं कि वो चेहरा पहले अच्छा होता है, उसके बाद वो इतना अजीब और मतलब, और ये फीकिंगली कर रहे हैं वो, कि मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मैंने एक बड़ी नोन शख्सियत है, जी, इतनी खूबसूरत वो लड़की थी, और अब मैं उसको देखती हूँ तो वो बाकायदा एक ना, जैसा वो पिक्चर नहीं होती
जिसमें कोई डॉल है और जिसका हर तरफ से कट्स बने हुए हैं और फेस बिल्कुल गैर मसनूई प्लास्टिक का लग रहा है। आपको पता है इसके लिए क्या नई मसनूई टर्म, बल्कि गैर मसनूई कह रही है बिल्कुल सही कह रही है वो, एक अजीब, आपको पता है इसके लिए क्या टर्म चली है? हम लोग भी इसी चक्कर में चलते हैं। वेस्ट तो पहले करता है, मतलब मगरिब तो पहले करता है, वो कहते हैं अरे वो दैट्स कमिंग हाइपर बोटॉक्स लेडी, हाइपर बोटॉक्स कहलाते हैं। हाइपर बोटॉक्स, वो अब हर बिल्कुल कोई, वो बेचारी ना उसके हंसने के जज्बात, ना रोने के जज्बात, ना आपसे लड़ने आए तो जज्बात, वो ऐसे बैठी है कि वो बेचारी। और देखिए अल्लाह ने जो फेस बनाया ना उसमें हर चीज प्रोपोर्शनेट रखी है। अब आपकी नाक और आपकी आंखों से हटके आपके होंठ जब इतने इतने बड़े हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आप अच्छे नहीं लगेंगे, आप बुरे लगेंगे। पता नहीं किसने कहाँ लोग देख लेते हैं कि पता नहीं अच्छे लग रहे हैं। देखिए सर पता करना चाहिए, मगर देखिए आप एक तो खुद जज करें, फिर आप किसी माहिर के पास, आप गूगल पे सर्च करें, आप मोहल्ले में सर्च करें, आप फुप्पो से सर्च करें, एक टीचर, एक रहबर, एक डॉक्टर, एक होस्ट, कोई भी एक चीज चुन के फिर फॉलो करें, मतलब अंधा ना करें, मतलब और पहले से चेक तो कर लें, एक तो खुदा के वास्ते चेक कर लें, नहीं एक तो जरूरत भी है, और जहां जा रहे हैं वो डॉक्टर भी है, डॉक्टर में शौकिया डॉक्टर तो नहीं हो, प्लीज ये चेक कर लें डॉक्टर है, फिर वो एक तो डिग्री है कि नहीं है, फिर जेन्युइन है कि नहीं, फिर वो डर्मेटोलॉजिस्ट है कि नहीं, ये बड़े मसाइल। अब वहाँ एक खातून, किसी ने स्टैटिक क्लिनिक, आप यकीन करें, मैं एक साहिबा कलाइन के मैंने गया, अच्छा ये स्टोरी मुझे आप सुनाइएगा, मैं आपको बड़ी मजेदार स्टोरी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और जनाब डॉक्टर खुर्रम, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि वक्त बहुत कम है। चलिए आप स्टोरी सुना दो, आप यकीन करें, बाद हमें ना ब्रेक की तरफ जाना और आपका शुक्रिया करना है। नहीं मैं बताऊं सर, मैं प्लीज एक तो खुदा के वास्ते मुझे भी चेक कर लें क्या मैं डॉक्टर हूं कि नहीं हूं, ये तो मैं खुद, आप यकीन करें, और लोग इदारे आते हैं, मैं कहता हूं खुदा के वास्ते एक तो ये प्लीज हर एक का चलाएं कि ये डॉक्टर है कि नहीं, और फिर स्पेशलिस्ट है कि नहीं, ठीक है, बगैर स्पेशलिस्ट के कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। थर्ड, आप मेरे नाम पे आए ना कि डॉक्टर खुर्रम के क्लिनिक पे जा रही हूँ, ठीक है, खुर्रम साहब तो मौजूद नहीं है, कोई साहिबा बैठी हैं, ये तो डॉक्टर खुर्रम की बहन है, ये डॉक्टर खुर्रम के भाई हैं। अरे भाई, खानदानी विरासत थोड़ी है डॉक्टरी कि अगर अब्बा डॉक्टर थे तो तमाम औलादों को। मैंने उनसे बात कर ली है, डॉक्टर खुर्रम अभी कहीं बिजी हैं, हाँ, तो उन्होंने मुझे ये बता दिया, तो मैं आपका, वो अब्बा की फैक्ट्री थी तौलिया की, तो तमाम भाई तौलिया की फैक्ट्री में। अरे तो डॉक्टर है तो अब्बा अगर डॉक्टर थे तो बेटा हो सकता है गधाओ, ठीक है, बहन बिल्कुल कोई उसका कोई एयर होस्टेस हो, ठीक है, तो वो डॉक्टर का मतलब कि पूरा खानदान थोड़ी डॉक्टरी बट रही है। आप सही कह रहे हैं कि ये पहले कंफर्म करना बहुत जरूरी है, किसी पे ट्रस्ट ऐसे ही नहीं कर लेते, ज़ाहिर स्किन का मामला है, तो आपको थोड़ा सा होशियार रहकर अपना काम करवाना है। बहुत शुक्रिया सर, शाम के साथ तो चाहिए 2.5 घंटे का मेरा और आपका शो एक दिन इंशाल्लाह जरूर होगा, इंशाल्लाह। चलिए जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कीप वॉचिंग अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हालिया दिनों ईरान की जानिब से दमिश्क में उसके सिफारत खाने पर इसराइली हमले के जवाब में हमला किया गया था। अब अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इसराइल दोबारा ईरान को निशाना बनाएगा। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त दिफाई तज्ज़ियेकार हैं ब्रिगेडियर मसूद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम सलाम। ब्रिगेडियर साहब, मुझे बताइएगा कि अभी सिग्नल का इंतज़ार किया जा रहा है, इसराइल ने कह दिया कि वो जवाबी हमला करेगा और वो उसकी तैयारी के साथ है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ प्रेशर्स होंगे। अमेरिका ने भी कहा है कि जी हम वैसे तो इसराइल के साथ हैं, लेकिन इस कार्रवाई में बिल्कुल साथ नहीं देंगे। तो आप किस तरह देख रहे हैं, ये हमला अगर होता है तो क्या वाकई एक नई जंग का आगाज़ होने जा रहा है मशरिक़ वस्ता में? जी हाँ, देखें, एक तो चांसेस बिल्कुल है, 100% है, इजराइल इसका जवाब देगा, वो स्ट्राइक करेंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली वो मेरा ख्याल में इनसाइड ईरान वो उनकी कोशिश होगी स्ट्राइक्स करेंगे, और डिपेंड करता है टारगेट्स पे किस पे जाएंगे। हो सकता है इनके मिसाइल जो लॉन्चिंग जो साइट्स है वहाँ पे जाएं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे जाएं, और वर्स्ट सिनेरियो में उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे जा सकते हैं। जहाँ तक आपने बात की है कि जो अमेरिकन का प्रेशर है, जिस तरह बाइडन ने बात की थी विद नेतन्याहू, 25 मिनट बात की है, सेक्रेटरी डिफेंस ने बात की है, और उन्होंने उनकी कोशिश यही है कि किसी तरीके से ये फर्दर एस्केलेशन ना हो, क्योंकि नेतन्याहू की कोशिश यही कॉन्फ्लिक्ट वाइडर हो, क्योंकि उसका अपनी सर्वाइवल उसी में है, तो अमेरिका उसमें चाहता नहीं है, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन डेवलप होगी तो ये अमेरिका भी इसमें आ जाएगा, बाकी अरब ममालिक के भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, तो उससे ये है कि सिचुएशन फिर हाथ से निकल सकती है। लेकिन हम अब डिपेंड करता है। सही, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम ये देख रहे हैं
कि कुछ हल्के जो कि बिल्कुल इस हक में नहीं है। ईरान के साथ चीन मौजूद है, रशिया मौजूद है, दोनों जानिब से ये बता दिया गया कि हम अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसराइल ने भी बता दिया, ईरान ने भी बता दिया। अभी आपको क्या लग रहा है, ये जो चीन का मिलना और जो रशिया साथ मौजूद है, आपको लगता है कि जो इसराइल है वो किसी की बात मानेगा अमेरिका के स्टांस के बाद? मुझे नहीं लगता है। देखें जी, अंदर से हो सकता है, क्योंकि अमेरिकन फिर भी देखें जब ये करेंगे तो अमेरिकन फिर भी इनको सपोर्ट करेंगे, तो वो एक तो फैक्टर है। क्योंकि देखें इनके जो एक्चुअल जो टारगेट्स रहे हैं वो ईरानियन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन था। पहले पास में प्लान्स बनते रहे हैं कि वो दोनों मिलकर इसको स्ट्राइक करेंगे। फिर इजराइल ने यहाँ तक कह दिया था अगर अमेरिकन साथ नहीं देंगे तो हम खुद करेंगे। फिर देखें कि आजकल हाइपोक्रेसी का दौर है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं। ये इजराइल एक्टिविटी स्ट्राइक करता भी है तो मेरे ख्याल में वेस्ट फिर भी आप देखेंगे कि इनको सपोर्ट करेगा, अमेरिकन अच्छा, इसके ओवरऑल आप क्या इफेक्ट्स देख रहे हैं? एक तरफ हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और उसके अलावा हमने देखा है कि कुछ ममालिक और जिन्होंने ये कहा है कि हम फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने को तैयार हैं। एक वो मामला है, फिर गज़ा में जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। एक ऑलरेडी वो प्रेशर जो कि बिल्कुल एक वेस्ट की तरफ से है इसराइल पर कि जिस तरह वो जीनोसाइड कर रहा है, तनकीद भी की जा रही है। क्या वो ये अफोर्ड कर सकता है कि खित्ते में एक नई जंग का आगाज़ ईरान के साथ वो शुरू कर दे और वहाँ से नज़र फिर हट जाएगी, ज़ाहिर है फिर इस तरफ मामला शुरू हो जाएंगे? क्या सिचुएशन देख रहे हैं? देखें जी, एक तो जिस तरह आपने बात की है कि चाइना है, रशिया है, वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। हमने पास्ट में चाइना का देखा है, चाइना ने जिस तरीके से ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में मीडिएशन की थी और उनको एक टेबल पर लेके आए थे, तो अभी भी वो एक इन्फ्लुएंस वो कर सकते हैं। लेकिन ताहम देखें कि अब इजराइल के अंदर भी एक उनके ऊपर प्रेशर है, नेतन्याहू पे प्रेशर बड़ा डेवलप हो रहा है। नेतन्याहू की सर्वाइवल इसी में है, क्योंकि देखें गजा में वो फेल हो चुका है। गजा में देखें उनके ऑब्जेक्टिव्स थे हमास को डिस्ट्रॉय करना, वो नहीं कर सके। दूसरे जो कैदी थे उनको छुड़ाना था, वो नहीं कर सके हैं, तो वो वहां से फेल हो चुका है। तो हमास इस इंटैक्ट। और अब ये है कि इलेक्शंस होने जा रहा है इजराइल में, तो इलेक्शंस में तो जो पॉपुलर सपोर्ट है इजराइल के अंदर वो एंटी नेतन्याहू है। और हमने इंटरनेशनली देखा है कि वेस्ट में खास तौर पे जो पॉपुलर सपोर्ट है वो फलस्तीनियों के साथ, तो अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर है। लेकिन ये अल्टीमेट मैंने कहा नेतन्याहू की कोशिश यही रही होगी कि इसको कॉन्फ्लिक्ट को किसी भी तरीके से बढ़ाया जाए और इसको एक्सटेंड किया जाए। और जिस तरीके से अभी डेवलपमेंट रीजन में हो रही है, कभी जॉर्डन का नाम लिया जा रहा है, कभी सऊदी अरब का नाम लिया जा रहा है, तो चांसेस है। लेकिन ये एक चीज तय है कि स्ट्राइक्स ईरान के जो इजराइल की तरफ से होंगी, और लेकिन अब डिपेंड करता है कि वो सिलेक्शन ऑफ टारगेट इनका क्या होगा। अगर वो जिस तरीके से जैसे ईरान की जो स्ट्राइक्स हुई हैं वो तो डिक्लेयर स्ट्राइक्स थी और उन्होंने कहा था हम करने लगे हैं, दे टुक 13 डेज, और उसके बाद उसमें सरप्राइज का एलिमेंट नहीं था। इजराइल की कोशिश यही होगी कि वो सरप्राइज अचीव करें इसमें। अब डिपेंड करता है इम्प्लीकेशंस होंगी वो किस टारगेट पे जाते। सही, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर मसूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद। देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन जंग जो है वो किसी सूरत भी खित्ते में अमन के लिए ठीक नहीं है। अगर अमन की सूरत हाल को बरकरार रखना है तो फिर तमाम जो बालमी ताकतें हैं उनको प्रेशराइज करना पड़ेगा इसराइल को कि इस मामले को एस्केलेट ना किया जाए, यहीं पर रोक दिया जाए, यही सबके लिए बेहतर है। इसके साथ ही नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। मैं आपसे इजाज़त लूँगी। कल इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।